नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 4, 5 और 6 मतलब इकाई 2। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इकाई 2 पूरा, जिसमें अध्याय 4, 5 और 6 जिसमें से बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर के प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं और कितने नंबर के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, पिछले साल जो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले देखिए किस तत्व सबसे सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे 2018 के सेट ए, बी और सी तीनों में आया है। किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? सोडियम, क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन। जैसे कि आप आवर्त सारणी देखेंगे, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। उसके बाद देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, है ना। परमाणु भार के वृद्धि क्रम में किया गया है व्यवस्थित। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने प्रतिपादित किया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ 2022 के सेट ए, सेट बी और सेट सी में कंटिन्यू तीन प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है उपधातु है। उपधातु क्या है? उपधातु है हीलियम है कि मैग्नीशियम है कि, तो हम देखेंगे ए। उसके बाद देखिए दुर्लभ गैस क्या है? ब। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? ब। दुर्लभ गैस है। दुर्लभ गैस मतलब जो गैस, यहां पर हम दुर्लभ गैस का आगे पढ़ेंगे कि दुर्लभ गैस क्या होता है। दुर्लभ गैस है हमारा Ne और द्रव अधातु है। द्रव अधातु क्या है? Br। ठीक है, ये सब क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप देखेंगे और वहीं से याद करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्य वर्ग में रखे गए तत्व अक्रिय गैस है। क्या कहलाती है? अक्रिय गैस है, जिनका किसी से क्रिया ना हो। 2019 और 2025 के सेट ए में आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व। ठीक है, उसके बाद क्या है? 7वां खाली स्थान तत्व का आवर्त वर्गीकरण में, ये देखिए ये जो सही स्थान, रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान आप क्या है खुद से कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसको याद करना है बच्चों, है ना। इसमें कुछ नहीं है, रिक्त स्थान को आपको याद करना है, तो रिक्त स्थान को खुद से करेंगे सभी। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीधा प्रश्न में चलते हैं। क्या? अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न पहला देखिए क्या है अति लघुत्तरी, या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए 1 अंक का। यहां से एक भी प्रश्न 1 अंक वाले अति लघुत्तरी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कि यहां से जो है आपको याद करना है, ताकि आप क्या कर सके, जैसे कि सही विकल्प चुनिए में, या फिर एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में क्या करेगा, यहां से दे देगा। जैसे दे देगा दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या खाली स्थान है, 78 तो होते हैं, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में ऑर्गन और पोटेशियम के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं? तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर। डॉबे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? परमाणु भार एवं त्रिक। ठीक है, किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिक होती है? वर्ग 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिक होती है ना, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। 2018 के सेट से में प्रश्न आया था, किसी वर्ग के आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर घटता है ना। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉन और दूर होते जाते हैं जब त्रिज्या बढ़ती है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनमें आयनन ऊर्जा क्या होती है? केंद्र में होती है, परमाणु में होती है, जो उसका क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में, परमाणु की त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण मतलब केंद्र का जो आकर्षण होता है वो कम होता जाता है बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर। जैसे कि मान लो यहां पर देखिए इस प्रकार से अगर है, परमाणु में ये नाभिकीय आकर्षण है। अब अगर मैं ये त्रिज्या यहां पर देखिए बाह्य इलेक्ट्रॉन है, अब ये अगर पास में है तो नाभिकीय आकर्षण का ज्यादा होगा। अब इसको मैं और दूर कर दूं क्या, बाह्य इलेक्ट्रॉनों को, तो ये नाभिकीय आकर्षण यहां से क्या है, कम हो जाएगा, है ना। नाभिकीय आकर्षण क्या है, कम होता चला जाएगा। फिर देखते हैं एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म
समान होते हैं। क्यों? कोई दो कारण बताइए। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन समान उपकक्ष में आते हैं और दूसरा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? समान उपकक्ष में आते हैं और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन जो हमारा है, यहां पर एक प्रश्न मेरे को दिख रहा है, उपधातु किसे कहते हैं और निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं उपधातु किसे कहते हैं। धातु, उपधातु, है ना। तो यहां पर क्या पूछा गया? उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, धातु, अधातु, उपधातु, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था? विद्युत, चालक, सुचालक, चालक और कुचालक, और एक सुचालक, कुचालक और एक विद्युत रोधी पढ़ा था। क्या? विद्युत रोधी। अब यहां पर उपधातु में भी क्या होता है? धातु, अधातु और उपधातु। सॉरी, धातु में क्या होता है? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। उदाहरण है एस, आर्सेनिक। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं Be, ठीक है, यहां पर कितना दिया हुआ है? 4। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? 2 और ये 2, तो यहीं पर 2, अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आया क्या? नहीं। वैसे ही अगर मैं यहां पर देखिए के पोटेशियम का देखता हूं मैं, क्या है? 19 को हम कैसे लिखेंगे? 2, फिर क्या लिखते हैं? 8, फिर क्या लिखते हैं? 8, 8 दूनी 16, 17, 18 और एक 19। तो ये क्या है? इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको पूरा अच्छे से हमने कैसे 2, 8, 1, 1 किया, ये देखने के लिए हमारे मोर पाठशाला ऐप में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर फिर देखिए एक और है लिथियम, Li, लिथियम। तो 2 और 1, है ना। क्योंकि देखिए अच्छा, इसका कैसे करते हैं हम, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे कैसे अलग अलग कक्ष में रखते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर 8 का बनता है तो 8 रखते हैं, फिर 8 का बनता है तो 8 रखते हैं, फिर 8 का बनता है 8 रखते हैं, जब तक कि 8 बन रहा है तब तक 8 रखेंगे। फिर जैसा 1 बना, 2 बना, 3 बना, वो सब रखते हैं। जब तक 8 बन रहा है तब तक 8 रखना है आपको, है ना। 2 से स्टार्ट करते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर, दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में एक है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए। अच्छा, अंतिम में मैं ये भी बताऊं, जैसे अध्याय 4 से कौन कौन से प्रश्न ज्यादा आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, छत्तीसगढ़ 2022 के सेट ABC तीनों में है, मतलब यहाँ से 4 नंबर के एक प्रश्न आ रहे हैं। ब्लूप्रिंट भी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। परमाणु क्रमांक 11 किसका है? सोडियम, Na। इसका वर्ग तत्व का समूह क्या है? सॉरी, इस आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या क्या बताइए? समूह संख्या क्या है? फर्स्ट A, ठीक है, वर्ग का तत्व है। कि कौन से आवर्त सारणी में आता है? ये तीसरे आवर्त में आता है। ठीक है, आवर्त सारणी में आधुनिक। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 1। जब हम कक्ष में उसको बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो क्या होता है? 2, 8 और 1, 8, 2, 10 और 1, 11। अंतिम में क्या है? 1, है ना। अंतिम जो कक्ष है उसमें हमने क्या रखा? 1। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1 है इसका। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बच्चों, 2017 में फिर पूछा गया है, एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिख देते हैं? 2, 8 और 8, 8, 2, 8, 8, 16, 17, 18। इस तत्व में कौन से समूह रखा जाएगा? शून्य समूह में। किसमें? शून्य समूह में। इस तत्व का नाम क्या होगा? ऑर्गेनिक, क्या? सॉरी, ऑर्गेनिक, ऑर्गन, AR। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है, ऐसे जो प्रश्न है, परमाणु संख्या, फिर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा तत्व का समूह है, इस तत्व का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अध्याय 4 से ये प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। देखिए 2022 में आया था 17 के सेट ABC, सेम है, याद कर लेंगे। आवर्त सारणी के देखिए एक और दिया हुआ है जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8, 2, 10, 7, 17। 17 किसका है? यहां पर पूछा नहीं है ये किसका है ना, तो आपको नहीं लिखना है। अब जितना पूछा जाएगा उतना ही करना है। जैसे कि यह किस तत्व का समूह है? 7वें।
किस तत्व, यह तत्व किस आवर्त में रखा जाएगा, तीसरे आवर्त में, है ना। ये सब क्या है आपको बच्चों की यहां से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अध्याय 4 से, है ना, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से। अब देखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, ठीक है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, चलो देखते हैं। 2022 के सेट ए में आया था। परमाणु त्रिज्या का अर्थ है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे कि हम गणित में पढ़े हैं कि हमारा क्या होता है, एक वृत्त होता है, उसका केंद्र होता है, केंद्र और वृत्त की परिधि होती है। उसी प्रकार से क्या होता है परमाणु में भी होता है। अब आप परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो परमाणु के नाभिक और बाह्यतम का इलेक्ट्रॉनिक कोष, है ना, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, जो वृत्त के जैसा ही होगा, लेकिन बाह्यतम कोष में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष और परमाणु के नाभिक से बीच की दूरी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अलग अलग परमाणु की परमाणु त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। सभी परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। अगर नाभिक में आवेश बढ़ता है, तो जो परिधि बोल सकते हैं या फिर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, ज्यादा आवेश बढ़ता है, नाभिक का आवेश जो होता है उसको आकर्षित करता है। इस वजह से परमाणु का आकार क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो रही है। अब देखिए परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बंधुता कहलाती है। याद कर लेंगे, बहुत ही सरल है। समानता किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है, ठीक है। तो 2022 के सेट ए और सेट बी में ये प्रश्न पूछे गए थे दीर्घोत्तरी में, है ना। दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 10 हम देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व का चुनिए जिसका आकार बड़ा है तथा उसका कारक भी लिखिए। ये जोड़े हैं MgCl, ठीक है, और Na और K, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और क्लोरीन। परमाणु संख्या 12, परमाणु संख्या 17, परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 19 दे दिया है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको परमाणु संख्या दे। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने पर नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करती है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। Mg का आकार Cl से बड़ा होता है, क्लोरीन से बड़ा होता है मैग्नीशियम का आकार, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है ना। नाभिक में आवेश बढ़ने पर नाभिक के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करती है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। परमाणु का आकार कब घटता है, जब क्या होता है, नाभिक में आवेश ज्यादा होता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या होता है, आकर्षित होता है। तो परमाणु का आकार क्या होता है, घट जाता है। जब नाभिक में आवेश कम होता है तो उनमें आकर्षण जो है इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष और नाभिक के बीच का आवेश क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है या फिर बड़ा रहता है। समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर 11, 19, है ना, परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। क्या होता है, एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक और बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए सोडियम की तुलना में पोटेशियम का आकार बड़ा होता है। सोडियम की तुलना में पोटेशियम का आकार बड़ा होता है। 2020 और 2023 दोनों में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। उसी प्रकार 2018 और 24 में भी एक क्वेश्चन आया है। 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 और 10 है। बताइए कौन सा तत्व है, ठीक है, कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। ये सभी किस आवर्त के हैं, ठीक है। तो अब हमको यहां पर पता करना है कि क्या दिया हुआ है, उसका परमाणु संख्या, ठीक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या। क्या दिया हुआ है,
परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 और 10 है। अब इससे हमको पता करना है कि इसमें सबसे पहले तो आप ये पता करेंगे बच्चों कि परमाणु संख्या के बाद तत्व कौन से हैं, तत्व पहचानते हैं सबसे पहले। तो परमाणु संख्या क्या है, एक 5 है। क्या है परमाणु संख्या, अच्छा लिख लेंगे आप, 5 है। तो 5 क्या है, नियोन का है, सॉरी बोरॉन का है। 5 क्या है, बोरॉन का है। और फिर परमाणु संख्या एक क्या है, 7 है ना। 7 किसके लिए है बच्चों, 7 है हमारा परमाणु संख्या नाइट्रोजन का, है ना, N नाइट्रोजन। और एक क्या है 10 परमाणु संख्या, वो किसका है, नियोन का। ठीक है। अब जब हमारे पास परमाणु संख्या आ चुका है क्या 5, तो बोरॉन का क्या हो जाएगा, 5 का 2 और 3, है ना। और फिर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, N का 2 और 5, है ना। इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, है ना। अब यहां पर नियोन का क्या हो जाएगा, नियोन का 2 फिर 8, 8 2 10। ठीक, तो ये तो निष्क्रिय गैस हो गया। क्या हो गया, निष्क्रिय गैस हो गया। ठीक, और ये कौन से में हुआ, अच्छा ये 15 में हो जाएगा, इसका आवर्त वर्ग, है ना, इसका क्या बोलते हैं उसको, वर्ग 15 में हो जाएगा इसका। और ये हो जाएगा 13, और ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय किस में होता है बताइए। ठीक, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व वर्ग 18 का है। ये देखिए हमने जो लिखा, जो नियोन है। और परमाणु क्रमांक 7 वाला वर्ग 15 का है। ये देखिए हमने जो बताया नाइट्रोजन। और परमाणु संख्या 13 वाला वर्ग 13 का है, ये 13 वर्ग का। ठीक है, ये 3, ये 5 15, और ये निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय गैसों को कहां रखा गया है, वर्ग 18 में। किसमें रखा गया है, वर्ग 18 में। इसके बाद प्रश्न आपको देखते हैं, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, 2018 का 2024 का आया है, तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे, है ना। फिर हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न 2 में हमारे पास है प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इनके गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, संयोजकता, परमाणु आकार और आयनन विभव, विद्युत ऋणता। ठीक है, पूछ रहा है आपको, प्रश्न को पहले समझेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, ठीक है, दो तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, तो गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में, संयोजकता के गुण में, परमाणु आकार के गुण में, आयनन विभव के गुण में और विद्युत ऋणता के गुण में। तो सबसे पहले संयोजकता में क्या परिवर्तन आता है देखेंगे। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। संयोजकता की बात हो रही है। फिर परमाणु आकार की बात करते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, जो कि हम अभी अभी पढ़े थे। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, आयनन विभव वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्या होती है, बढ़ने के कारण आयनन विभव के मान में कमी होती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है आयनन विभव कम होगा। फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, बढ़ता जाता है। और परमाणु की जो त्रिज्या है छोटी होती जाएगी, परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है तो परमाणु आकार छोटा होता है। फिर है विद्युत ऋणता। क्या है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता का मान वर्ग से नीचे आने पर, वर्ग में नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है और दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, कम होता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा था, 19 और 25 दोनों में आया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से बड़े प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, जो हमारा अध्याय 4 था हमारा समाप्त होता है और उससे बड़े प्रश्न ही आएंगे। ठीक है,
4 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न। बताता हूं मैं कैसे प्रश्न आएंगे। जो मैं आपको बताया परमाणु वाले कि उनका वर्ग बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, ये आएगा। और एक प्रश्न जो अभी हम देखे, गुणों में क्या परिवर्तन होता है, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी को आपको अच्छे से देख लेना है। तो क्या हो जाएगा आपके अध्याय 4 मान के चलो हो चुका है। फिर हमारा अध्याय 5 आता है, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, अब ये क्या है, पर्यावरण के बारे में। हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है हम देखते हैं। आम के एक पेड़ में लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का संकु होगा। हर चैप्टर के बाद मैं बताऊंगा कि उससे कैसे टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, तो हर चैप्टर को पूरा देखिए लास्ट तक, है ना। अब देखिए ऊर्जा का संकु क्या होगा। 2234 कीड़े हैं, कितने हैं, 2234, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं। ठीक है, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा। ठीक है, क्योंकि कीड़े जो है उनको पक्षी खा जाएंगे और पक्षी को सांप खा जाएगी, तो सीधा सीधा क्या है, सांप खा रहा है पक्षी को, पक्षी खा रहे हैं कीड़ों को, तो एक सीधा क्या होगा इनका ऊर्जा संकु बन जाएगा। ठीक है, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है क्या, खेत बगीचा समुद्र। बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, तुलना यहां पर किससे कर रहे हैं, समुद्र का तालाब से, तो समुद्र बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हुआ। फिर समुद्र का खेत से, तो समुद्र बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हुआ। खेत का बगीचे से, तो यहां पर अच्छा बगीचे का समुद्र से, तो समुद्र बड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत प्रकार के जीव क्या करते हैं, रहते हैं। सूर्य, धान, चूहा, सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादन है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सूर्य का उत्पादन हो रहा है क्या, नहीं, सूर्य तो रोशनी दे रहा है ना, सूर्य क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है। धान का उत्पादन हो रहा है क्या, हाँ। चूहा का उत्पादन हो रहा है क्या, नहीं, चूहा तो बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। और चूहा, सांप का उत्पादन हो रहा है क्या, नहीं। तो टोटल क्या का उत्पादन हो रहा है, धान। उत्पादन मतलब उगाना, बनना, तो धान हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीट बख्ची चिड़िया समाप्त कर दी जाए। 2018, 22, 25 और 26 में भी क्या पता आ सकता है। तो यहां पर देखिए यदि बड़े इलाके से सारी कीट भक्षी चिड़िया हमने समाप्त कर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर से देखिए 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो यहां से सही विकल्प की अच्छे से तैयारी करेंगे। वहीं अध्याय 4 से क्या करेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर की तैयारी अच्छे से करेंगे। अब बड़े इलाके से कीट भक्षी, फसल उत्पादन बढ़ जाएगा। अरे वो तो कीट भक्षी है, फसल से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, हाँ, कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, कोई नहीं, कोई असर होगा नहीं। तो कीट भक्षी है, कीट भक्षी चिड़िया ही समाप्त हो गई, तो कीड़ों के मजे हो जाएंगे और कीटों की संख्या क्या है, प्रकोप बढ़ जाएगा, कीड़ों के मजे हो जाएंगे, बहुत मजे हैं, क्योंकि कीट भक्षी से जो वो है चिड़िया है समाप्त कर दी गई है। एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल और अवशेष राख आदि मिट्टी में, यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, क्या है संपूर्ण प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 5 का देखेंगे, क्या है, पदार्थों का चक्र। आगे पढ़ेंगे पदार्थों का चक्र क्या होता है। ठीक है, यहां से जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं क्या ज्यादा पूछे गए हैं, 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां का आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए ये भी है, उसके पहले वाला भी था, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है। मानव ने क्या बनाया, मछली घर बनाया, वन बनाया, तालाब बनाया, झील बनाया। वन क्या है, खुद से बनते हैं, तालाब भी क्या होता है, खुद से बनता है, झील भी खुद से बनता है, मछली घर को मानव बनाते हैं। 8वां का स, देखिए बहुत ही सरल था, है ना। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। 9वां का अ, हमेशा सीधा। जैविक घटक कहा जाता है, जैविक घटक क्या है, अब घटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपरोक्त सभी नहीं है। अब घटक क्या है, जैविक घटक नहीं है, वहीं पर उपभोक्ता भी नहीं है, उत्पादक जो है जैविक घटक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल। घास, टिड्डा, मेढक, सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता घास, क्योंकि घास को टिड्डा तो सबसे पहले जो आ रहा है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भी यहां से पूछा ही जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में
प्रायः प्रथम पोषक स्तर खालिस्तान होते हैं उत्पादक। ठीक है, 2018 के सेट सीमा या प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। वे जीव जो हरे पेड़ पौधे और हरे पेड़ पौधे को खाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, जो हमने अभी पढ़ा। विश्व में संपूर्ण स्रोत खालिस्तान है। विश्व में संपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। संपूर्ण का स्रोत संपूर्ण, ये थोड़ा आधा लग रहा है मेरे को, संपूर्ण का स्रोत नहीं, कुछ और भी रहा होगा। ठीक है, 7वां देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है जैविक तथा जैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी खालिस्तान होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। इकोसिस्टम शब्द का उपयोग पहले किसने किया था? इकोसिस्टम का टेस्ले ने किया था। ठीक है, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्रमबद्ध कर रहे हैं तो खाद्य श्रृंखला, जो कि हम बचपन में भी पढ़े हुए हैं। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, जो कि मैंने बोला, यहां पर मुझे कुछ लग रहा है छूटा हुआ, वही है। ऊर्जा का स्रोत नहीं लिखा था, संपूर्ण का स्रोत है। विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 अंक के प्रश्न यहां से नहीं पूछे गए हैं, या फिर ये पूछ भी सकता है, वही चीज है। देखिए जो सभी जैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से 2 नंबर के प्रश्न देखिए। जीवमंडल किसे कहते हैं? सभी परितंत्र आपस में मिलकर, पारिस्थितिक तंत्र आपस मिलकर एक दूसरे से एक बड़ा परितंत्र बनाते हैं, जिसे जीवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवमंडल। मतलब एक बड़े पैमाने की बात हो रही है। सभी परितंत्र आपस में मिलकर एक सबसे बड़ा परितंत्र बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं। परितंत्र के संरचनात्मक घटक का केवल नाम लिखिए। क्या क्या है? संरचनात्मक घटक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। क्या है ये? संरचनात्मक घटक। ठीक है, जैव भार से आप क्या समझे? किसी जीव का कुल जैविक पदार्थ जैव भार कहलाता है। बायोमास क्या बोलते हैं? जैव भार मतलब बायोमास क्या है? उसका कुल जैविक पदार्थ। क्या? कुल जैविक पदार्थ क्या कहलाता है? जैव भार। अब घटक जो है पूछा ही जाता है 2018, 22, 23, 25 में भी आ सकता, 26 में भी आ सकता है। अब घटक किसे कहते हैं? उपमार्जक खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? देखिए, अपघटक और उपमार्जक। ठीक है, उपघटक का पर्यायवाची हो गया उपमार्जक। तो अब उपमार्जक पूछा जाएगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, याद रखेंगे कि वो उसका क्या होता है। 2023 में भी आया, 18 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24-25 नहीं आया, हो सकता है 26 में दे दे, है ना, क्योंकि 2 साल गैप हो चुका है। तो अपघटक और उपमार्जक दोनों एक ही है, पर्यायवाची उसका है। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। जीवाणु और कवक क्या? मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अपघटक। और अपमार्जक या अपमार्जक, वे इनसे संबंधित खाद्य श्रृंखला को अपमार्जक खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपघटक खाद्य श्रृंखला या अपमार्जक खाद्य श्रृंखला कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अपघटक का पर्यायवाची हो गया अपमार्जक। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। क्या सभी पौधों को उत्पादक कहा जा सकता है? उत्पादक किसे कहते हैं? ठीक है, क्या सभी पौधों को उत्पादक कह सकते हैं? लगभग सभी पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण करके अन्य जीवों के लिए खाद्य अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अतः ये उत्पादक हैं। अब देखिए, उत्पादक मतलब जो क्या करता है? किसी दूसरे से लेकर के कुछ नया बनाता है। सीधा सीधा मैं बोलूं तो कुछ नया बनाना, उत्पादन करना। जैसे एक फैक्ट्री होती है, तो हर एक पौधा जो है, हर एक पौधा अपने आप में फैक्ट्री या उत्पादक है। क्यों? क्योंकि सूर्य से ऊर्जा ले रहा है। ऊर्जा लेके क्या कर रहा है? अगर कुछ भी नहीं बना रहा है तो ऑक्सीजन तो बनाता ही बनाता है। ठीक है, कुछ नहीं बना रहा है तो ऑक्सीजन तो बना ही रहा है। तो बनाने का जहां क्रिया हुआ था हम उसको उत्पादक की नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और प्रश्न है हमारे पास खाद्य श्रृंखला एवं, इसमें से देखिए 3 नंबर के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। किसी परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है? अपघटक अभी हमने पढ़ा क्या करते हैं कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब देखते हैं कि अपघटक की क्या भूमिका होती है। यह जीवमंडल में यदि अपघटक नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? मृत शरीर का अपघटन नहीं होगा, अतः पर्यावरण में गंदगी फैलने से पर्यावरण प्रदूषित होगा।
क्यों? क्योंकि जो है मृत शरीर से कार्बनिक गैस वो होता है, उनसे वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत कार्बनिक शरीर से। लेकिन अब वो रहेंगे ही नहीं तो उनको कोई खत्म नहीं करेगा और गंदगी बढ़ेगी, बदबू आएगा, है ना, वायु प्रदूषण होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। मृदा को नाइट्रेट जैसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, अतः पौधे की वृद्धि नहीं होगी। क्या होता है कि जब कार्बनिक पदार्थों को वो खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद उनमें क्या छोटे छोटे कणों में उनका सड़ना जो होता है, उनका अपघटन जो होता है बोल सकते हैं, बहुत फास्ट होता है। उससे क्या होता है कि मृत में नाइट्रेट जैसे पोषक तत्व बनते हैं, है ना, और पौधों की वृद्धि होती है। कुछ जीवाणु तथा कवक मृत पौधों और जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, जिससे पुनः पृथ्वी का पोषक भंडार मृदा वायु जल पहुंचाते हैं। अपघटन न होने पर यह चक्र टूट जाएगा। ये एक खाद्य श्रृंखला भी बनाते हैं, एक चक्र भी बनाते हैं। अगर पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक नहीं रहेंगे तो ये चक्र भी टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, अपघटक नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं, इसको अभी हम देखते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला भी एक अलग चीज है और खाद्य जाल भी एक अलग चीज है। तो यहां पर आप देखेंगे खाद्य श्रृंखला क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने लगता है, होना और खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल क्या है और श्रृंखला क्या है, यहां से आप स्पष्ट हो चुके होंगे कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं का एक साथ जाल, ठीक है, एक साथ जाल कहा जाता है, तो वो क्या होता है, खाद्य जाल। जैव घटक किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में सजीव घटकों के जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जंतु तथा पोषक स्तर के आधार पर ये उत्पादक प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। जो जितना पोषक उत्पादन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, किससे क्या करते हैं, श्रेणी बना करके उपभोक्ता बनाते हैं स्तर, पोषक स्तर के आधार पर। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। किसको, सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2, धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद उगाया जाता है जिसे हम खाते हैं, वह क्या वह किसी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? इसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, धान के भूसे पर एक फफूंद उगाया जाता है जिसका नाम है मशरूम। उस कवक या फफूंद का नाम है मशरूम, यह अपघटक है। इसके लिए ऊर्जा स्रोत कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ। यह कार्बनिक पदार्थ पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु तथा कवक भी होते हैं जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थों को, आमतौर पर मृत जीवों के शारीरिक भागों को सरल पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सभी अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, यहां से बड़े प्रश्न आ रहे थे, निम्न क्या बोलते हैं, लघुत्तरी प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी लघुत्तरी में रहेगा। जैव विविधता इस बार आ सकता है, नहीं आया है और इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, सभी प्राणियों, पौधों व सूक्ष्म जीवों की अनेक रूपता एवं परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। और ये क्योंकि उनमें जो अलग अलग प्रकार विविधता से ही हम समझ पा रहे हैं, ये जीव संरचना में भिन्नता के कारण संभव होता है, अर्थात जीवों की अनुवांशिक बनावट में विविधता। मानव जाति के निर्वाह के लिए इसका संरक्षण जरूरी है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से गुथे हुए हैं। प्रकृति में हर जाति न केवल दूसरी जाति पर जैविक नियंत्रण रख रही है बल्कि सहयोग का सहारा भी दे रही है। कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो मनुष्य में की क्रियाओं में द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने में मानव और बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने में मानव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ये बात हम सभी जानते हैं। प्राकृतिक स्रोतों का असंतुलित दोहन किया गया है। ठीक है, दोहन करना मतलब यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही उपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित किया गया है, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं इत्यादि। ठीक है,
जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना, जो कि फैक्ट्री मैंने बताया उद्योग, करके तथा वाहित मलमूत्र को जल स्रोतों में बहाकर साबुन का प्रयोग करके, कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करके। हम जो साबुन यूज करते हैं, हमको लगता है कि एक साबुन तो मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसे कितने सारे लोग साबुन यूज कर रहे हैं। अब वो नाली के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उसको नदी में, तालाब में, अगर नहीं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, वहां समुद्र में छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा उसको प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। इतना देखिए, जल स्रोतों के निकट उद्योग स्थापना करके, मलमूत्र को जल स्रोतों में बहाकर, साबुन का प्रयोग करके, कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करके जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। साथ ही वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएं द्वारा वायु को प्रदूषित किया है। साथ ही आजकल क्या हो रहा है कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं, वाहनों की इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ गई है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सभी चीजों में वृद्धि हो रही है, वाहन हो चाहे उद्योग में, इससे वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। वनों को काटा है ना, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वनों को लगातार कटाई चल रही है, अपनी बसावट का जगह बना रहे हैं तथा अपने भोजन एवं चमड़े के लिए जीव जंतुओं का वध किया है। इस प्रकार पर्यावरण को असंतुलित किया है। मानव ने पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना, जैसे हम अभी पढ़ पाए। इसके बाद देखिए, यहां से 5 अंक के प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, मतलब नहीं के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहां से 5 अंक का प्रश्न आ ही नहीं रहा है, तो हम 5 अंक का प्रश्न नहीं देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है विद्युत धारा एवं परिपथ। क्या आता है, विद्युत धारा परिपथ। यहां से जैसे कि नाम इसका सुनते ही आप लोगों को समांतर श्रेणी, है ना, जो क्या होता है, समांतर संयोजित करते हैं क्रम में, किसको, प्रतिरोधों को। ये वाला प्रश्न आपको आता होगा, कौन सा, R1 + R2 + R3 और R1 + R2 R3, ऐसे वाले जो प्रश्न है आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ। क्या देखेंगे, विद्युत धारा एवं परिपथ के अध्याय 6, क्या, विद्युत धारा और परिपथ। इसमें से हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, बताएं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। सुचालक क्या होता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हमको पता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, कागज के पेपर में भी नहीं होती, कांच की छड़ में भी नहीं होगी, लेकिन तांबे के तार में विद्युत का प्रवाह होगा। अतः तांबे का तार विद्युत का सुचालक है। ओम के नियम के अनुसार यदि अनुसार किसी चालक तार के लिए V और I के बीच संबंध क्या है। क्या है V और I के बीच संबंध, एक नियत अनुपात। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, यहां पर ज्यादा नहीं पूछा गया है, 1 नंबर के प्रश्न बस 2 ही हैं, 2017 में ही आया था, सेट ए और सेट बी में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पूछे गए हैं कि चालकता का एसआई मात्रक क्या है। चालकता का एसआई मात्रक 11वां नंबर ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। फिर 12वां नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर। ठीक, तो चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मीटर ओम मीटर, और क्या, विद्युत विभव का एसआई मात्रक किससे नापते हैं, उसको वोल्ट से, है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अब प्रतिरोध की बात हो रही है तो रोकना है, तो क्या, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक किससे देखते हैं, ओम से। विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, ठीक है, सबका एसआई मात्रक ही पूछा गया है। तो यहां से आप क्या करेंगे, 1 नंबर के प्रश्न में आपको एसआई मात्रक क्या है, सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि यहां पर देखिए 2 नंबर के प्रश्न भी ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, है ना। और लघुत्तरी प्रश्न में एक प्रश्न आता है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है। अभी हमने विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या देखा, वोल्ट। और किसी चालकता में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर को उस चालक का विद्युत विभव कहते हैं। एक धनावेश को अनंत से विद्युत आवेश किसी क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए, एक वोल्ट विभव। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न है, फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज यह किस पदार्थ का बना होता है। फ्यूज आप लोग जनरली सुने भी होंगे, घरों में जानते होंगे, फ्यूज कई बार सुने होंगे। फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज यह तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु से बने तार होते हैं, जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसे विद्युत परिपथ के में लाइव तार के श्रेणी के क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, जिससे परिपथ के तारों को लघुपतित हो जाने अथवा वोल्टेज के
उतार चढ़ाव कारण सीमा से अधिक बाहर बहने पर पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। क्या होता है फ्यूज का मतलब, मैं आपको बता दूं कि जब भी देखना आपके घर में जैसे कि ज्यादा वोल्ट बढ़ जाता है ना, तो फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ना मतलब क्या होता है कि जो फ्यूज में जो तार लगे होते हैं, किसके, तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु के बने तार, जो कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, है ना, और टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है पूरा घर में लाइट गोल हो जाता है और आपके विद्युत उपकरण क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट, यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित की जाती है। अब विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है हमको। सबसे पहले दिया हुआ है आई क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, 0.4 एम्पियर विद्युत धारा को विद्युत धारा किससे दर्शाते हैं, 0.4, ए मतलब एम्पियर से। टी टाइम क्या है, 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 60 सेकंड गुनी 10 मिनट बराबर 600 सेकंड। क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, क्यू क्या है हमारा, वही हमारा है विद्युत आवेश, है ना। अब देखिए विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, ठीक है, इसको आप हल करेंगे, 240 कूलम क्या आया, विद्युत आवेश, क्या आया, विद्युत आवेश। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिणाम 240 कूलम होगा। ये विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, जिसमें विद्युत धारा I, Q क्या है, विद्युत आवेश, T क्या है, टाइम। Q आपको ज्ञात करना था, I और T का मान दिया हुआ है 0.4 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट बराबर 600 सेकंड। सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब 10V विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने से कितना कार्य किया गया है, दिया है Q 2 कूलम, क्या है ये, विद्युत आवेश, ठीक है, 2 आवेश की बात हुई जिसको हम Q से दर्शाते हैं। विभवांतर V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। विभव हमको क्या ज्ञात करना है, कार्य, वर्क, W। विभव बराबर क्या होता है, W बटे Q, मतलब कार्य बटे आवेश, है ना, आवेश। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 20 जूल, ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे। फ्यूज का है हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है। चालक का प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, किन किन कारकों से प्रभावित होता है, देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर। अब चालक की लंबाई पर देखिए, जैसे कि किसी चालक के प्रतिरोध के लंबे तार का प्रतिरोध अधिक तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अगर ज्यादा लंबा तार है तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसको जाने में विद्युत धारा को बहुत टाइम लगेगा विद्युत को। और प्रतिरोध जो छोटे तार में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, अनुप्रस्थ काट का मतलब मैं क्या बोलना चाहूंगा, गोलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट को मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे मान लो ये तार है ना, ये तार है, इसका अनुप्रस्थ काट ये होगा, अनुप्रस्थ काट, है ना, अनुप्रस्थ काट मतलब उसका तार का ये वाला भाग है ना, ऐसा, इस पार से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध के लिए पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, किस प्रकार की प्रकृति मतलब किस प्रकार के पदार्थ से बनाया गया है। जैसे किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि उसका पदार्थ विद्युत चालक है, सुचालक है, तो ज्यादा अच्छा उसका प्रतिरोध कम होगा, और कुचालक है प्रतिरोध ज्यादा होगा, है ना, सुचालक नहीं है तो। चालक के ताप बढ़ने पर धातु चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, ज्यादा गर्म होता है तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजन का नामांकित चित्र बनाइए तथा तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए तथा इसे विद्युत परिपथ बनाइए। 2017 सेट ए बी सी, 24 सेट ए बी सी और 17 के सेट बी, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन 100% पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, समांतर क्रम संयोजन, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु और दूसरे प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु, ठीक है, पर जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर संयोजन। क्या बोलते हैं, समांतर संयोजन, ठीक है।
परिपथ का आरेख प्रतिरोधों को R1 R2 को चित्रानुसार एक दूसरे बिंदु के एक सिरे को एक बिंदु तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं R1 R2 R3, इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ठीक है, इस संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध R का मान निम्न सूत्र से प्राप्त होता है, 1/R बराबर 1/R धन 1/R2 धन 1/R3। R1 प्रतिरोध 1, R2 प्रतिरोध 2, R3 प्रतिरोध 3, ये क्या है इसका समीकरण है। ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन आप हमारे ऐप में जाकर देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्युत परिपथ के निम्न घटकों के संकेत से चित्र बनाइए। वोल्टमीटर, संधिरा तार, प्रतिरोध और कुंजी किस प्रकार से दिखते हैं 2025, 22, 25 में देखो पूछा गया है लगातार, तो इसको देख लेंगे। साथ ही साथ देखिए क्या क्या आपको देखना है, अमीटर, वोल्टमीटर, संधि तार, प्रतिरोध, कुंजी, विद्युत बल्ब, सेल, इनका नाम क्या बोलते हैं, इनको संकेत चिन्ह। ठीक है, घटकों के संकेत चिन्ह किस प्रकार से दिखते हैं, देखिए सेल में धन ऋण होता है, अमीटर ए, ठीक है, विद्युत बल्ब में क्या है इस प्रकार से, देखिए आप अंदर देखेंगे बल्ब के अंदर ऐसा तार होते हैं टंगस्टन। उसी प्रकार कुंजी इस प्रकार होता है, प्रतिरोध को इस प्रकार दर्शाते हैं संधि तार मतलब जहां पे जुड़ रहा है वोल्टमीटर प्लस और माइनस। ठीक है, इसी पर फिर और देखिए परिवर्ती प्रतिरोध, फ्यूज, बैटरी, ये सभी चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार बना के देख लेंगे खुद से। ठीक है बच्चों, है ना, बना के देख लेंगे, नहीं देखेंगे बना के तो नहीं बनेगा। एक बार खुद से बना के देखेंगे, खाली ऐसे देख के नहीं चले जाएंगे। क्या करना है, पहले बनाना है कॉपी में, बिना देखे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो इसको चित्र को अच्छे से देख के खुद से एक बार बना के देख लेना, तब जाके पेपर में कहीं जाके बनेगा ये। ठीक है, प्रश्न नंबर, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, और V और I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के संबंध को स्थापित करें। V और I के बीच ग्राफ आपके पुस्तक में दिया हुआ है, देखेंगे V और I का ग्राफ। इसमें V और I के बीच में क्या संबंध है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले ओम का नियम है, इस नियम को 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किन्होंने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस सन में और किन्होंने दिया था। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाले धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और बहने वाली धारा आई हो तो निम्नानुसार क्या होता है, V बहने वाली धारा I क्या है, हाँ अब यहां पर देखिए V अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, जहां पर क्या है अनुक्रमानुपाती I, यहां पर R क्या है, नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, V = RI। ठीक है, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, R बराबर V/I। R क्या है, प्रतिरोध है, और V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, धारा है ना। जहां यही V और I के बीच मध्य अभिष्ट संबंध है। V और I के बीच क्या अभिष्ट संबंध है, R बराबर V/I, और V और I के बीच अभिष्ट संबंध है V अनुक्रमानुपाती I। क्या, V अनुक्रमानुपाती I, ये अभिष्ट संबंध है। ठीक है, एक हो गया समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन से देखिए यहां पर एक प्रश्न है, बार बार देखिए इसको, प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। किसका बोल रहा है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अभी आपने क्या देखा था, समांतर क्रम संयोजन, यह है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, आपको R1 R2 R3 ओम, है ना, 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन का विद्युत परिपथ बनाकर परिणामी प्रतिरोध का मान लिखिए। प्रश्न वही है, देखिए किस प्रकार से दिया है, 25 में, 19 में, 19 में, 23 में, 23 में, 19 में आया है, 25 में आया है, 23 में आया है, 26 में भी आ सकता है। लगातार श्रेणी क्रम संयोजन आपको पूछा जा रहा है। अगर देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार का दे, अगर उसमें श्रेणी क्रम संयोजन दिख रहा है तो हमको ये जो है उत्तर क्या है, छाप के आ जाना है। जब किसी विद्युत परिपथ के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, ठीक है, यहां पर देखेंगे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ देते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा
तीसरे प्रतिरोध के पहले दूसरे का दूसरा तीसरे का पहला से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको अगर आप छोटे शॉर्ट फॉर्म में देखें, R1 R2 R3, ठीक है, इसको इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा कनेक्ट किए, इन दोनों को जोड़ दिए हम, ठीक है, फिर इसका पहला और इसका ये क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, आवश्यकता अनुसार सेल स्विच या धारामापी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बीच क्या जोड़ दिए, सेल स्विच या धारामापी, ये हमारा कुंजी है और ये सेल है, ऋण धन, ठीक है, ये आप बना लेंगे, यहां पर सेल को जोड़ दिए, ठीक है। और ये क्या है इनके बीच, ये बोल रहा है ये प्रतिरोध है, ठीक है। उपयुक्त चित्र में 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चित्र में विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तो समान विद्युत धारा के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। अब इसका समीकरण क्या है, यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2 तथा R3 का विभवांतर V3 है, तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, R बराबर V बटे I। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं V बराबर RI, ठीक है, ये तिर्यक गुणा कर दिया मैं, ठीक है। अब यहां से अगर पहले के लिए क्या हो जाएगा V R1, ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा V2 I R2, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा V3 I R3, ये क्या हो जाएंगे इसके लिए ओम के नियम के अनुसार, किसके लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। परंतु श्रेणी में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर से जोड़ होता है, ठीक है, परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है। तो V बराबर क्या होता है, V1 V2 V3, ठीक है। तो V1 V2 ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। तो V1 के जगह में मैंने लिख दिया I R1, धन V2 के जगह में I R2 और V3 के जगह में I R3। तीनों में एक चीज कॉमन है क्या, अच्छा V के जगह में क्या लिखेंगे, I R या RI, तो ये I R या RI, तीनों में एक चीज कॉमन है, I V बराबर I R1 धन R2 धन R3, तीनों से उभयनिष्ठ निकाले कॉमन, I V बटे V बराबर R1 धन R2 धन R3। अभी सॉरी यहां पर होगा V का IR है ना, ये भी IR ये भी IR, ठीक, यहां से कॉमन निकाले क्या I, और ये I आ गया, I से I कट गया, तो R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये क्या है, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध का योग होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 प्लस R3 होता है। सभी प्रतिरोधों का जोड़ क्या होता है, योग क्या होता है, उसके श्रेणी क्रम में जुड़े परिणामी प्रतिरोध का योग होता है, क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध का योग होता है, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही आप देखेंगे दिए गए अपने घरों में विद्युत परिपथ का प्रयोग किया जाता है। घरेलू परिपथ हेतु निम्न बिंदुओं को समझाइए, क्या क्या, अतिभारण और प्रत्यावर्ती धारा। अतिभारण से शब्द से ही क्लियर है, अतिभारण 2024 के सेट एबीसी में आया है, ओवरलोड है ना। ओवरलोड से आप क्या समझते हैं, हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति मुख्य तारों से प्राप्त होती है, ठीक है। आपके घर में क्या होता है कि एक बड़ा लाइन जाता है, वहां से आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। घरों में विद्युत 3 तारों वाले वायरिंग के जरिए पहुंचती है। लाल रंग का तार विद्युतमय तार, नीले रंग का तार या काले रंग का तार उदासीन, और हरे या भूरे रंग का तार, हरे रंग का तार क्या होता है, भूसंपर्क होता है, क्या होता है, भूसंपर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग। जब विद्युत खंभे से उच्च विभवांतर की विद्युत धारा सीधे घरों में परिपथ में प्रवेश करती है, तब अतिभारण ओवरलोड की स्थिति निर्मित होती है तथा विद्युत परिपथ में आग लग जाती है, जिसको रोकने के लिए, अतिभारण को रोकने के लिए विद्युत मीटर के समीप फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। बहुत ही सरल था। आपको अब मैं बताता हूं कि अध्याय 4 से क्या आएगा। अध्याय 4 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या दे करके
उसके अंदर से इनका नंबर लिखिए, किस वर्ग में आते हैं ये लिखिए। अध्याय 5 से क्या आएगा, छोटे प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सही विकल्प और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प एक ही है और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और साथ ही अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ से क्या आएगा, विद्युत धारा परिपथ से समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप इनका तैयारी करिए। मिलते हैं इकाई 3 में, जिसमें हम फिर से 3 चैप्टर जो है नेक्स्ट 7, 8 और 9 कवर करेंगे। धन्यवाद।